मैं चाहता हूँ कि हम क्लास अल्लाह के पाक नाम से शुरू करें। आप में से किसी को बता रहे हैं? तो शुरू करते हैं। कोई है तिलावत कर देते का? अच्छा प्लीज। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अच्छा जी, आप में से कोई बताना चाहेगा? हमने करिकुलम के ऊपर बहुत से हासिल बहस की थी और जो बातें थी वो मैं चाहता था कि आप लोग खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें। मेरी एमफिल की रिसर्च जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ द कुरान पे है। अल्लाह ने इंसान की तदरीस किस तरह की है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरीके के तहत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सहाबा को पढ़ाया, उनकी तदरीस की, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। एक अदना सी कोशिश, कुरान का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ मैं अपने आप को समझता हूँ। करिकुलम एक प्लानिंग प्रोसेस था जो प्लानर्स करते हैं और एक बिगर अम्ब्रेला किसी एग्जाम्पल है। जैसे इसके अंदर सारा मतलब हमारा मॉड्यूल और हमारा कोर्स और हमारे डेस्टिनी तक पहुंचने तक जितना पाथवे हम कवर करते हैं वो सब करिकुलम में आता है। इसके लिए इसके क्वेश्चंस पढ़े थे जी और उसकी फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है पढ़े थे और टाइप्स ऑफ करिकुलम भी डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम भी पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, ये करिकुलम क्यों जरूरी है? बिल्कुल करिकुलम क्यों जरूरी है? वैसे आप लोग जो नए आए हो, आप लोगों के ध्यान में क्या है करिकुलम क्या चीज़ है? सिलेबस बहुत छोटी सी चीज़ है करिकुलम के अंदर जिसको हम सिलेबस कहते हैं। ये मिसअंडरस्टूड किया जाता है सिलेबस को। सिलेबस जो है करिकुलम को डिजाइन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, क्या हम सोचते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहली क्लास मिस की है। थोड़ा सा हम ये आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम मैं समझता हूँ कि पूरी क्लास हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स को एक बार हम सही तरीके से समझ जाए तो हम तमाम करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट में मालूम करता हूँ understand the process and major elements of curriculum development। ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है। पिछले दिनों जो लास्ट वीक जो आपके फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें इन तमाम चीज़ों को कवर करता है। ये बात याद रखिएगा, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो कि आंसर टीच करते हैं। मैं आपके दिमाग को हल्की सी चिंगारी देता हूँ, बाकी आप खुद सोचें। इंशाअल्लाह आप जो कुछ मैंने बताया है उसकी बुनियाद पर आपके तमाम जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आपके कोर्स के, इसके आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बहस थी उसको बेसिकली मैंने इसी के नुक्ता नजर में बनाने की कोशिश की थी। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? पार्ट्स ऑफ करिकुलम। एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स, किसी भी चीज के अज्जा को हम एलिमेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक डिश बनाते हैं, एक तरकारी बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या अज्जा हमने मिलाए हैं उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आपके सामने जो भी टॉपिक आ जाए, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसकी बुनियाद को समझने की कोशिश करें। और उसकी बुनियाद को समझने के लिए बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप उसके हर जो लफ्ज है, हर वर्ड है, उसकी डेफिनेशन को, ऑपरेशनल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। ऑपरेशनल डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो ज्यादातर लोग, मासेस, ऑल द पीपल who understand about something, that is called operational definition। डेफिनेशन की भी डेफिनेशन होनी चाहिए ना, हमें समझना चाहिए हम जो डेफिनेशन का लफ्ज यूज करते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पंखा, तो पंखे की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि छत पे
दरम्यान में लगा होता है या ब्रैकेट में हम दीवार के ऊपर लगा होता है, इसका मकसद ये होता है कि ये हवा फेंके। अब ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कि ये काम किस तरह करता है, इसका इस कमरे के अंदर इसका क्या रोल है, ठीक। तो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? करिकुलम को बनाने में जो अज्जा इकट्ठे किए जाते हैं तो उनको हम एलिमेंट्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कहते हैं। अच्छा, when we talk about this, the basic thing is that करिकुलम सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं बनता, हर एक जगह पे बनता है। तो आया जो एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये अमेरिका में भी यही एलिमेंट्स होते हैं? क्या ब्रिटिश में भी यही एलिमेंट्स होते हैं? क्या जर्मनी में भी करिकुलम के यही एलिमेंट्स होते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बयान करता हूँ। जब जापान को हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर में उसने घुटने टेक दिए। जब जो एम्परर था उसको कहा गया कि भाई आप सिर्फ दो चीजें आप चुन लो जो आपकी मर्जी के हिसाब से होगी, बाकी सब कुछ हम डिफाइन करेंगे कि आपका क्या होगा। आपके पास कोई आर्मी नहीं होगी, आर्मी हमारी होगी, क्या है कुछ नहीं। आपका जो है डिफेंस सिस्टम इस तरह होगा, ये होगा, हम लोग नो प्रॉब्लम। तो एम्परर के जो मुशीर वगैरह थे उन्होंने उनसे कहा कि आप सोच लो, इस वक्त यही टाइम है। मैंने आपको कह दिया कि दो चीजें, उसने कहा नहीं मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो एक चीज क्या थी? सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मैं कहा मेरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आप टच नहीं करेंगे। तो एम्परर को तमाम उन्होंने जो उसके मुशीर थे उन्होंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन पे हम क्या करेंगे, हमारी सरहदों को डिफेंस क्या होगा, ये तो हमारे सरों पे आके बैठ जाएंगे। तो एम्परर ने बड़ा मजाक बात की। उसने कहा 30-40 साल की बात है, इसके बाद आप देखेंगे इतनी से हम लोग इतना ऊपर चले जाएंगे। और वही हुआ। आप अपने घरों में इर्द गिर्द नजर बुलाएं, आपको मोलिनेक्स एक ब्लेंडर जूसर मिलेगा जो जापान का बना हुआ है। आपको हर जगह पे जापान की बनी हुई चीजें मिलेंगी जो मुझे, मतलब मैं छोटा था मेरे घर में जो चीजें थी, तोशिबा का फ्रिज अभी भी है। I'm 49 years old right now, और वो तोशिबा का फ्रिज अभी भी चल रहा है। ये वो जापान ने वो अचीव किया जो उसने अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन से किया। तो क्या जापान का सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ये एलिमेंट्स काफी? नो, नॉट एट ऑल। मैंने आपको एक बात कही, दो चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। एक था प्रोडक्ट, एक था प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? जो इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन की मशीन के अंदर चलकर और उसके बाद उससे निकलता है, हमारा इंडिविजुअल जो हमारा प्रोडक्ट है। जब हम सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम उस सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में हम प्रोडक्ट की एग्जामिनेशन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हम उसका क्या मतलब हमें क्या हासिल हो रहा है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो फोकस होता है वो करिकुलम की होता है। वो प्रोसेस क्या है जिसके तहत ये सारा निजाम चल रहा है, उस निजाम को चलाने का जो सिस्टम है वो हम करिकुलम में उस निजाम को बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप समझ गए, किसी भी जहन में इस लेवल तक कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। सर अगर प्रोसेस में कोई फ्लॉ हो तो उसको हाँ, तो फिर उसको कैसे रिमूव करें, यही तो चक्कर है सारा। तो करिकुलम चेंज करना होगा फिर। हाँ, बड़ा प्यारा सवाल किया। ये अब आगे आ रही है बात, याद रखिएगा। जब भी कोई इन्वेंटर को साइंटिस्ट कोई चीज बनाता है तो वो उसकी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती। राइट ब्रदर ने जहाज बनाया था लेकिन वो उनकी फाइनल प्रोडक्ट नहीं थी। वो जहाज उस स्टेट में आजकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो क्या, वो जहाज को बनाने के बाद लेटर ऑन उन्होंने उसके फ्लॉज को दूर करने के लिए उसको क्या किया, चेंजेस किए। लेकिन चेंजेस किसकी बेस पे किए, इवैल्यूएट किया। हम याद रखें, जब हम जजमेंट करने लगते हैं, जब हम जजमेंट करने लगते हैं, किसी चीज को जज करना चाहते हैं, ये कागज अच्छा है नहीं है, कैसा है इसका, हम ये क्या कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको, ठीक है, टू मेक अ डिसीजन। इवैल्यूएशन के एट द एंड ऑफ द लाइन, इवैल्यूएशन के आखिर में डिसीजन मेकिंग होता है। हम डिसाइड करते हैं यार ये कागज सही है, हमें दूसरे कागज की जरूरत है, ये कागज सही। तो आपने जो कहा ना कि उसमें चेंजेस करेंगे, तो चेंजेस किस बेस पे करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे और जजमेंट पास करेंगे, भाई इसमें ये चीज सही है, ये चीज। लेकिन इवैल्यूएशन का भी एक प्रोसेस है। फॉर दैट वेरी रीजन कि करिकुलम को हम चेंज कर सकते हैं।
तो क्या सब कुछ चेंज करेंगे? नहीं। हम ये सारा प्रोसेस जब बनेगा ना, ये आप आखिरी सवाल पूछेंगे, इससे पहले बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम एलिमेंट्स के बारे में बाय द वे मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रहा, समझ आ रही है कि अच्छा आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोगों को मैं एक काम हवाले करता हूँ कि पहली जुमात के बच्चे या एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें बच्चों के लिए हमने करिकुलम बनाना है, ठीक है। और हम रह रहे हैं पेशावर के एरिया में जहाँ पे सर्दी इतनी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट गर्मी और सर्दी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। तो हम करिकुलम बनाने के लिए क्या हमारे जहन में होगा, हम क्या चीज़ उनके लिए क्लास में उनको पढ़ाई जा सके, हमारे जहन में क्या क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम एक टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए हर क्लास में नहीं, कि वो टेस्ट तो हम तब कंडक्ट करें जब हमारे पास सिलेबस होगा। हमने तो करिकुलम नहीं बनाया, मैं यही चाहता था आप ये सवाल करें, हमने तो करिकुलम नहीं बनाया। टेस्ट तो हम तब कंडक्ट करते हैं कि जब हमने उनको प्लेस करना था। इसको जिस टेस्ट को आप कहते हैं, इसको प्लेसमेंट वैल्यूएशन कहते हैं। अच्छा है आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोगों के लिए इजाफा होगा। प्लेसमेंट, प्लीज एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जब हम देखना चाहते हैं कि इस बच्चे को हम पहली जुमात में रखें, प्रेप में रखें, केजी में रखें या क्लास में रखें, जब हम उसका ग्रेड डिटरमाइन करना चाहते हैं, जब हम उनकी उसके लेवल को असेस करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली उसको प्लेस करना चाहते हैं। हम जो इवैल्यूएशन इस सिचुएशन में करते हैं उसको कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज हम करिकुलम को डिजाइन करने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो नंबर 1 चीज होगी कि सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी क्या है, क्या हम विंटर एरिया के बच्चों के लिए करिकुलम बना रहे हैं या हम समर एरिया के बच्चों के लिए करिकुलम बना रहे हैं। तो हमारे पास ज्योग्राफी का होना बड़ा जरूरी है, हमें पता हो जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री या of a region for which the curriculum is meant to be designed. What is that? Like suppose if we are about to make a curriculum for the winter area, then we have to bear this in our minds that winter की situation में उनके पास कौन-कौन से months हैं, उनमें वो नहीं हो सकते पास, ठीक है ना। उसमें breaks कहाँ पे आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ज्योग्राफी को डिटरमाइन कर देंगे तो हमारे जो चीज जो हम जिसको हम सेट कर सकते हैं वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। जो चीज हम बनाएंगे उसकी ड्यूरेशन का हमें पता होगा, हम टाइम टेबल एडजस्ट कर सकेंगे और ज्योग्राफी का होना इसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जो दूसरी चीज और भी आप लोगों को बताएं सिचुएशन और क्या चीज आ सकती है, एक तो ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। जिस सिचुएशन में है, फॉर एग्जांपल वो करीबी कोई वॉर वाला एरिया भी हो सकता है। That is another thing. We are basically planning to design the curriculum. War and terror and these things are subsidiary things. हम पहले ये curriculum बना तो देना। इसमें जो सबसे जो important वो ये है, वो है level. Level of students क्या है? Level of students क्या है? हम किन बच्चों के लिए curriculum बनाने जा रहे हैं? It's very important. Like suppose हम प्राइमरी के लेवल के लिए करिकुलम बना रहे हैं, तो प्राइमरी में हम कौन से ग्रेड के लिए करिकुलम बना रहे हैं, हमें इसका पता होना, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का पता होना बहुत ज़्यादा। विदाउट हैविंग टू नो दैट आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जिसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, व्हिच इज वेरी पर्टिनेंट, एंड दैट इज क्या, मैं बोलता हूँ आपको सोशल कल्चर जी, सोशल कल्चर वो बाद में आ जाती है बात।
सोशल कल्चर जो होती है, सोसाइटी की क्या डिमांड है, सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी एंड कल्चर की बात में आती है। लेकिन मैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का कह रहा हूँ। जब हम लेवल ऑफ स्टूडेंट डिटरमाइन कर लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कंटेंट। हमारे पास कंटेंट क्या होगा, हमको क्या पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ने के काबिल हैं। एक बच्चा किंडरगार्टन से आया है, उसके तो जहन में अभी तक जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीजों के नाम हैं, जो वोकैबुलरी दैट ही इज गेनिंग, इवन ही डज नॉट कॉम्प्रिहेंड कि मिसाल के तौर पे ए डबल पी एंड ई एप्पल, एप्पल क्या चीज है, किस चीज का नाम है, होता है। उस बच्चे ने सेव को सेव नहीं पहचानता, सेव को कहते हैं, उसने सेव कभी उसने खाया होगा सेव, but he doesn't exactly know this very object is known as save and in English we say an apple. यहाँ पे मैं आपको जापान का वो थोड़ा सा फिर मिसाल दूंगा। जापान में अगर ए डबल पी एप्पल उन्होंने पढ़ाना है तो वो इस तरह करता है, टीचर से लेता है, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स को ले लेता है और फिर उनसे पूछता है इसको काटो, इसको खाओ, फिर एक्सप्लेन करो ये क्या चीज़ है। तो एक बच्चा कहता है इट्स ब्राउन, दूसरा बच्चा कहता है इट्स रेड, तीसरा बच्चा कहता है कि व्हेन आई कट इट द स्किन वाज रेड बट इनसाइड इट वाज येलो। ठीक है, फिर और एक बच्चा कहता है ये स्वीट है, दूसरा बच्चा कहता है इट्स अ बिट सोर, तीसरा बच्चा कहता है इट्स fragrance is very good, it smells very good। वो अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं। जॉन डेवी भी इसी चीज को प्रोपेगेट करता है, let your students go through a series of experiences and those experiences will through those experiences they will learn intelligently। Learning intelligently is very important for our generation because intelligent learning अगर ना हो तो बच्चों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो उनको जब मैं एक एडमिशन फॉर्म देता हूँ ना कि ये लो बेटा ये एडमिशन फॉर्म फिल करो, और सर इसको कैसे फिल करूँ, बेटा इसमें फारसी तो नहीं लिखी, इंग्लिश लिखी। नेम का क्या मतलब है, नाम, अपना नाम लिख दो। फादर नेम का क्या मतलब है, फादर नेम। सर मैंने कभी फॉर्म फिल नहीं किया। So that what's happened when the students do not learn intelligently they become dumb। वो जो होते हैं लकीर के फकीर बन जाते हैं, फिर वो आगे से कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा हमारे कुरान पाक का जो तरीका तदरीस है उसमें भी अल्लाह ताला ने गाहे बगाहे अलम यरो इला तैरी, हर जगह पे अलम, हर जगह पे क्वेश्चन, हर जगह पे क्वेश्चन, अलम आहिद इलैकुम या अल्लाह, हर जगह पे क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या होता है, आप लोग सोए हुए पर जाग जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, एकदम से जिसकी तरह देख रहा तो बस ऐसे हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ गुड आई कांटेक्ट विद एवरी स्टूडेंट, सो ताकि हर जो स्टूडेंट है आपका वो डिप्राइव महसूस ना करे। अच्छा एक बात मैं आपको कहता हूँ, हैसियत एक टीचर मेरा अपना ये तजुर्बा रहा है, आप अपने स्टूडेंट को अपनी औलाद समझो एक दिल से, आपका स्टूडेंट आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि ये जो रेज होती है ना ये अंदर से निकलती है। ये होता है ना, ये वो अक्सर जो टीचर्स कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे स्टूडेंट टीचरों की इज्जत नहीं करते ना, आप लोगों ने कभी उनको माँ बाप की तरह प्यार किया है कि आप अपने औलाद की तरह अपने स्टूडेंट को समझो, देखें तो आप कैसी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये पॉजिटिव रेज जो होती हैं ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जज्बात होती हैं, इनकी फीलिंग्स होती हैं, ये खुद बहुत एक मैग्नेटिक एक जो होता है, स्टूडेंट आपकी इज्जत करता है। अच्छा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के बाद जो ये जरा चीज बाद में आती है, इसको मैं जरा बाद में, इसको मैं नंबर नहीं देता, जब इसका नंबर आएगा तो बात करेंगे। अच्छा हमारे पास जो इसके बाद जो कंटेंट की बात आ जाती है, तो कंटेंट से फौरन हमारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ऑब्जेक्टिव तो इसमें पूरा एक एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव का। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, आपने कौन सा सब्जेक्ट किस मेथड के तहत पढ़ाना है, टीचिंग मेथडोलॉजी। हम सिचुएशन को देखते हैं ना, तो इस सिचुएशन के अंदर ही हमारे पास बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि मेथड क्या होगा। हम किसी बच्चे को मैथमेटिक्स अगर नज़म की तरह पढ़ाना शुरू कर दें, वो अलग बात है कि हम जो टेबल्स होते हैं 2 1 0 2 2 2 0 उसमें हम रिदम राइम्स ये मिलाकर उसको नज़म की तरह पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स के
एक एक न्यूमेरिक है उसको हम नज़म की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता या उसको वो नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रैक्टिस 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 इंडक्टिव प्रोसेस कहता है जो है हम उसको प्रैक्टिस करवाते जाते हैं करवाते जाते हैं करवाते जाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस के बाद हो जाता है। इसी तरह यही सिचुएशन लैंग्वेज को पढ़ाने की होती है। आपसे मैं पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी नए आए हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, उन बच्चों वो बच्चे मादरी जबान कैसे सीखते हैं? क्या उन्हें किसी स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है? नहीं, वो हमें इमिटेट इमिटेट करते हैं। इमिटेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। ब्रिटिश काउंसिल का मैं मेंबर था, 1988 की बात है, तो वो एक हेडफोन हम लगा के बैठ जाते थे और मैं बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह यूनिवर्सिटी में टीच करूँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का मेरा वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम हेडफोन लगा के बैठते थे और हम वो सुनते थे जो वो अंग्रेज बोल रहा होता था। पहले वो पैराग्राफ को स्लोली बोलता था, फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ को जरा स्पीड से और अपने लहजे में बोलने की कोशिश करता था, फिर वो जो उसने स्लो बोला होता था वही हम पढ़ ही रहे होते थे, तो हमें समझ आ जाती थी। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होती थी? सबसे पहले वो जो था वो हेडफोन लगाते तो कहते थे आप ये सुनो, तो वो जितनी स्पीड से बोलता था एक लफ्ज समझ नहीं आता, फिर उसके बाद वो उसको स्लो बोलता था, तो साथ ही हमें पढ़ने का मटेरियल भी दिया जाता था, फिर हम वो पढ़ते थे, फिर उसके बाद जब वो तेज बोलने वाला पहले लगाया जाता तो हमें उसका एक एक लफ्ज समझ आ जाता था। तो मेथड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड ऑफ टीचिंग हमारे पास नहीं होगा, नो वे। आप ये सब कुछ आपकी तमाम एक्सरसाइज और एंटायर एक्सरसाइज आप टीचिंग में कंप्यूटर ये फजूल की बकवास होती है, कुछ नहीं होगा। अब अगर मैथमेटिक्स का एक टीचर हो यहाँ से न्यूमेरिक हल करने की कोशिश करे यहाँ तक पहुंचे, जिसके बाद आपको समझ आई दैट इज दैट, आपने वो प्रोसेस वो स्टेप्स उनको एक्सप्लेन नहीं किए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद बच्चों को एक्सरसाइज का मौका नहीं दिया, जब टाइम बंद करो कल बात करेंगे, तो हुआ ना। आप उनको कहें ये एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, आप लोग अपनी कॉपी में करो, गिव देम अ टाइम ऑफ प्राइवेसी। अब उनको अपना एक थोड़ा सा टाइम दो कि वो उसमें उनके दिमाग को देखिए। मैं साइकोलॉजी में फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोवर्जन, एक है एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अगर आप उनको एक कमरे में बंद करके उनको कहो ये सब याद करो या ये चीज या ये एक तस्वीर बनाओ या ये करो, बेहतरीन काम करके लेंगे। एक्सट्रोवर्ट जो है ना वो क्लास में फुदकेंगे, वो बातें करेंगे, वो आप उनको कहेंगे चुप करो ये करो वो करो, आप क्वेश्चन करेंगे वो यूं करके वो बेंच अपने साथ गिराएंगे, ठीक है। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये लोगों में रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी में बात करना पसंद करते हैं। तो आप इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी क्लासरूम स्ट्रेटजीज जो है तस्वीर के लिए होती हैं। ये जो हम कहते हैं ना खामोशी से रीडिंग करें, ये हम इंट्रोवर्ट्स को वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्रोवर्ट्स को कि उनकी भी जो सलाहियतें हैं वो निखर जाए। और याद रखिएगा ये एक्सट्रोवर्ट ऐसे तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स को ये सक्सीड नहीं कर सकते, नंबर इंट्रोवर्ट्स के ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि वो खामोशी से बैठ के चुप करके बैठ के पढ़ के बड़े अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। वो चतराली बात बच्चे होते हैं उनको देखते हैं और क्लास में बात ही नहीं कर सकते, जब उनके नंबर आते हैं हम देखते हैं ये पेपर इसने क्या किसी से करवाया है इसने, तो ये चीज होती है। तो हमें क्लास की स्ट्रेटजीज के लिए मेथड ऑफ टीचिंग हमारा हो गया। मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ये एक चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समंदर है, ठीक है। इसमें हम अगर जाएं तो ये बहुत ही आज मुझसे मिस्टेक होगी, मुझसे रीडिंग क्लासेस दी गई हैं, मैंने कुछ डोजियर्स लिखे हुए हैं। नंबर क्या है सर? मैं 2 नंबर है मेरा है। ये ट्राई करेंगे सर? नहीं बात मुझे समझ आ रही है। अच्छा मेथड ऑफ टीचिंग तो होना चाहिए। इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग जो है हमें जो कंटेंट जो बनाना है ना कंटेंट ये ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए हमें जो है ना सोसाइटी और कल्चर को ध्यान में रखना होता है। ये इसी का सब पार्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर की बात मैंने आप लोगों को पहले दिन ही समझाई थी कि भाई हम अपनी क्लासरूम में गाना म्यूजिक डांस ये चीज हम नहीं सिखा सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारा रिलीजन ये जो कल्चर की जब हम बात करते हैं ना तो रिलीजन को हम इससे जुदा नहीं किया जा सकता। रिलीजन और कल्चर और सोसाइटी ये सब आपस में एक हिस्सा है। सोसाइटी a group of people that having the same kind of culture, ठीक है। कल्चर क्या है? The way the people believe, the way they think, the way they do their
बाद ये दोनों मिलकर सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा एजुकेशन का एक सबसे बहुत बड़ा रोल क्या है। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो है टू रिमूव द इल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो इल्स हैं, जो बीमारियां हैं सोसाइटी की, उसको इसमें से रिमूव किया जाए। दो चीजें हैं आप लोग अक्सर देखते होंगे, हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन हम खुद भी झूठ बोलते हैं। तो ये जो है हमारा बिलीफ है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन हम खुद झूठ बोलते हैं। ये प्रैक्टिसेस है, तो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ये हमारी एक तरह नहीं होती, अक्सर इसमें फर्क होता है। उसकी वजह क्या है? It takes 100 years for beliefs to become our practices. आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके। हम सब परफेक्ट नहीं हैं, हम सब के बिलीव्स हैं। हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि इस तरह से हो नहीं पाती। और कुछ हम खुद मतलब अपनी जात के अंदर देखते हैं। रात को सोते वक्त जब मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैंने कितनी आज बुराइयां की, कितने गुनाह मैंने किए। तो बहुत सारे बिलीव्स हैं मेरे, लेकिन वो मेरी प्रैक्टिसेस में नहीं है। बाय द बाय ये बात आ गई। तो एजुकेशन का एक काम ये है रिमूव द इल्स ऑफ सोसाइटी, और दूसरा जो है टू ट्रांसमिट द कल्चर। अब ट्रांसमिट द कल्चर को एक पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हम पाकिस्तान के स्टूडेंट को ट्रांसमिट करेंगे ना, अंग्रेज स्टूडेंट को तो पाकिस्तान का कल्चर नहीं ट्रांसमिट कर सकते ना। हम ब्रिटिश का कल्चर जो है यहाँ पे बच्चों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत बेटर है, जो बहुत तल्ख है, वो ये है कि हम गुलाम हैं अंग्रेजी। अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो ये जितनी बुक्स पढ़ी हुई हम नहीं पढ़ सकते। इस मजबूरी के तहत हमें इंग्लिश को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। इतने हम हो जाएं कि वो हम जो लाइब्रेरी में जो खूबसूरत खजाना पड़ा हुआ है उस खजाने से हम मुस्तफीद हो सके। तो ट्रांसमिट द कल्चर, ये हमारा ये जो है ना सिचुएशन है, तो इसमें एक चीज ये भी आ जाती है ट्रांसफर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जी जी, जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल ले ना इंडिया में जो तमिल इलाका है उन सब बच्चों को तमिल जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज है इंडिया की लैंग्वेज से, तो वो उनको लिखना आता है, वो अपने अखबार खुद पढ़ सकते हैं। तो छोटे से छोटे बच्चे को वो वर्डिंग लिखना आता है। लेकिन अगर ये हम पाकिस्तान में देखें तो सिंधी के बच्चे को सिंधी लिखना नहीं आता, बलोची के बच्चे को बलोची लिखना नहीं आती। इवन मैं हूँ, मुझे अभी तक पश्तो एक वर्ड लिखना भी नहीं आता। तो ये क्यों? ये हमारे करिकुलम में क्यों शामिल है? सबसे जो बड़ी बात है, मैंने आपको गले मुकाबले से पहले दिया तस्लीम इंग्लिश लैंग्वेज। हमें अगर पश्तो लिखना नहीं आती नो प्रॉब्लम, चतराली मेरी बेगम है उसको चतराली लिखना या पढ़ना नहीं आती नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो ये इस तरह की बुक्स उसके पास पड़ी हुई है तो उनको नहीं पढ़ सकते। इस स्लेवरी की वजह से हम जो है वो अपनी जुबानों को हमने छोड़ दिया है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक प्राइमरी स्कूलिंग जितनी भी है अगर मदद टंग नहीं की जाए तो लर्निंग कैपेसिटी बच्चों की इनहांस हो जाती है। मैंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी एक दो तीन पेपर मैंने लिखे हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये बड़ा रोल प्ले करता है। आप बच्चे को पहले इंग्लिश सिखाएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में जो उसके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं बीएस में एडमिशन लेते हैं हमारे विशाल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा फेस होता है। कॉन्सेप्ट उनके पास होते हैं, वो बच्चे लिख ही नहीं सकते। एक पेपर पूरा एग्जामिनेशन पेपर जो उन्होंने खाली दिया होता है, जब उनसे पूछते हैं तो उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनके पास इंग्लिश की कैपेसिटी नहीं है वो उसको लिख सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अफसोसपूर्ण बात ये है कि हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो मदर टंग है उसको किसी किस्म की अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारी प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स जो है पश्तो में टीच कर रहे होते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ वो अगर पश्तो में टीच ना करें बच्चे कहाँ समझेंगे, आगे जा नहीं सकेंगे। तो प्राइमरी लेवल पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग के अंदर टीचिंग है बड़ी जरूरी है। सर मैं कहती हूँ ये इंग्लिश को हटा देना चाहिए। हटा नहीं सकते, आप हटा दें
वर्ड को हटा दें। आप साइकोलॉजी कैसे पढ़ेंगी? आप ये करिकुलम डेवलपमेंट कैसे पढ़ेंगी? इसके लिए पहले अपनी जबान में वो किताबें लेके आए। हाँ सर, एक किसी लैंग्वेज की पावर जो होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लिटरेचर से है। उस लैंग्वेज के अंदर आपका लिटरेचर मौजूद नहीं है। पश्तो में शायरी के अलावा उसमें कोई किताब लिखते हैं। साइकोलॉजी के ऊपर हिंद को मैंने साइकोलॉजी में मैंने किताब लिखी है, वो इतनी लोगों ने पढ़ी और इतना एंजॉय किया उस चीज़ को, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का माहिर था, मैं लिखता था। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर पहले वो किताबें लेकर आए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करें कि भाई आप इंग्लिश को हटा दो। पर्शियन में, ये ईरान में जब ज़्यादातर ये चीज़ आ गई है ना, अब इस चीज़ का वो अंग्रेजी नाम नहीं रखेंगे, बाकायदा इसका एक अपना इदारा है, नेशनल इदारा है, वो उसके पास ये चीज़ जाएगी, वो इसका एक नाम तजवीज़ करेंगे, फिर उसको बाकायदा अखबार में शाया किया जाएगा। तो फारसी में हम इस चीज़ को ये लैंग्वेज को ऐसे बचाया जाता है। ये जो है ना ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, याद रखिएगा लैंग्वेज को कभी भी कल्चर से आप हटा नहीं सकते, लैंग्वेज अपने साथ कल्चर को ले गया। तो इसीलिए आप ज्यादातर सेंट मैरी और इंजन के बच्चे आप देखिए, वो लेवल के बच्चे तो वो अंग्रेज टाइप के हो, कवा चला हंस की जगह पीछे ऐसी सिचुएशन है। एक वर्ड पश्तो बोलते हैं तो 1000 वर्ड साथ। ये मेरे साथ भी है, मैं सारी रात बैठ के जो रिसर्च कर रहा हूँ सारी इंग्लिश में होती है, सवेरे बैठ के मैं बीवी को भी जा रहा था, जगह हमारा ठीक रहा तो बस मजबूरी है, मेरे जबान से चढ़ गया। मैं वो रोटी लेने के गया, उसने मुझे पैसे वापस किया, थैंक यू थैंक यू मैं दे रहा हूं, मैं तशक्कुर जज़ाकल्लाह खैर अना का मिसाल और अभी तो ये है कि लैंग्वेज आप चढ़ जाती है जबान पे, वो आप मुसलसल पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर आप लगेंगे इंग्लिश आपकी जबान पे नहीं चलेगी, वो कौन सी ये चीज है। अच्छा, सिचुएशन तो आपकी समझ में आ गई ना, ठीक है, लेकिन सिचुएशन में और भी बारीकियां होती हैं। ये सारी सिचुएशन जब हम बनाते हैं और इसमें हम ये एक फ्रैक्शन को, एक इसके सब एलिमेंट को जब हम लेते हैं, तो इसके लिए हमें चंद माहिरीन की जरूरत पड़ती है। माहिरीन में जो है हमें इसके लिए चाहिए होते हैं, एक तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश का करिकुलम इंग्लिश का हम डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो, ठीक है। कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन अगर पीएचडी नहीं है तो एमफिल या मास्टर्स तो हो, कि वो सब्जेक्ट का माहिर हो, जो तलफ्फुज़ जो कंटेंट हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसको जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का होना चाहिए। दूसरा, जब हम ये डिटरमाइन करते हैं ना लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हम डिटरमाइन करते हैं, तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है लर्निंग कैपेबिलिटीज। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। बास बच्चे जो हैं मतलब बास उम्र के खास हिस्से में वो खास चीज़ें याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किंडरगार्टन के बच्चे को कहूँगा कि 2788 लिखो, दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू हिम, वो डिजिट्स के खास लिमिट तक को याद कर सकता है, 1 2 3 4 5 दैट्स सपोज 100 तक उसको याद, 50 तक उसको याद रख सकेगा, इससे आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हम अगर ब्रेड के बच्चे को हम वो कंटेंट उसका हम रख रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है उसका जो है हमें लर्निंग कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए, और ये लर्निंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है हमें वो साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि भाई इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपका मतलब है कि किसी बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करने से पहले साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए? आप समझ हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, बच्चे को स्कूल में दाखिल करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चलाने के लिए एक पूरी एक मशीनरी को डिजाइन कर रहे हैं। उसमें कौन सी गरारी किस जगह पे होगी, कौन सा क्रैंक किस जगह पे होगा, उसके अंदर कौन सा पेट्रोल हम डालेंगे, वो किस तरह से चलेगी, उसकी रफ्तार क्या होगी, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम बेसिकली वो चीज़ डिजाइन कर रहे हैं। जब हम ये बनाते हैं सिचुएशनल एनालिसिस के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। सर तो फिर ये प्राइवेट जो स्कूल होते हैं इनका करिकुलम चेंज होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं इनका चेंज, उर्दू मीडियम चेंज, ये जो अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो इस्लामाबाद में चेंज होगा और यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स का चेंज होगा, तो ये क्यों इतना डिफरेंस क्यों? प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट भी उनका चेंज ही नहीं करता, तो
प्रोडक्ट चेंज उनका प्रोडक्ट पे एम्फेसिस है ना, इंडिविजुअल पे अच्छा बेसिकली उनका तो जो मेन एम्फेसिस है वो प्रोडक्ट को, वो डिफरेंट प्रोडक्ट उनको चाहिए, वो इस वजह से है। मेरी बहुत पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई एक जगह पे, वो था आई वाज बेसिकली नॉट इंटेंडिंग टू मीट हिम, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होगी, मैंने आपसे जिक्र किया था मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं अपने साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से बड़ा मशहूर था, तो मुझे मेरे इलाके के वो वार्ड के लोगों के साथ ही एनी क्वेश्चन ना दिया, तो मैंने जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिंध से पेशावर तक एक इस्लामियात की किताब, एक पाक स्टडी की किताब, एक मैथमेटिक्स की किताब, एक होनी चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी और हम एक प्लेटफॉर्म पे तभी आ सकते हैं। आप क्या करते हो, मैंने फलान कहते तुम उस पढ़ो, उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बनो, खुद अपने हाथों से काम करो, तुम मुझे करो तो तुम ये लोग काम कर सकते हो। बिलीव मी, उसके अल्फाज ऐसे थे कि मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, 22 साल के बाद मैंने दोबारा किताबें उठाई, मैं पढ़ना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन, ये मेरे दिल की भी आरज़ू है, उस वक्त से जब मैंने ना बीएड किया था, ना एमएड किया था, ना कुछ किया था, समझ आ गया? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरी अपनी आरज़ू है कि मेरे मुल्क का जो बच्चा है वो एक ही किताब पढ़ रहा हो, वो एक ही किताब पढ़ के वो एक ही चीज़ बन के निकले, अच्छा मुसलमान, गैरतमंद पाकिस्तान पे जान देने वाला, एक दूसरे की खिदमत करने वाला, उसके अंदर बड़ों का इज्जत करने का जज्बा हो, उसके अंदर बच्चों पे शफकत करने का जज्बा हो, उसको अपने मुल्क को उठाने का जज्बा हो, ये सोचना हो उसकी कि मैं कल बस बाहर मुल्क जा रहा हूँ, भैया आपके घर के ऊपर कोई हमला कर दे, आपके घर के हालात खराब हो जाए, आपके बाप की नौकरी छूट जाए, तो आप हंसों के चले जाते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना, तो बंदा आधी रोटी खा के, सूखी रोटी खा के फाके करके गुजारा करता है, ऐसे पाकिस्तान को छोड़ के हम चले जाए, हमने इस मुल्क को बनाना है, ये सोच के जहन से निकाल के हमें पाकिस्तान को, हमें पाकिस्तान में ही रहना है। ऐसे लोग जो जिनके अंदर पैट्रियटिज्म है, वो बाहर के मुल्कों की जॉब छोड़ के यहाँ पे आके अपने आप को जो है खर्च कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यूथ यहाँ पे कहती है ये बस बात नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा जाना बोलना चाहता, बात नहीं चाहता, चांस दिस इज नॉट द वे। सर हमारे पाकिस्तान स्टडीज के लेक्चरर प्रोफेसर खुद कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, वो भी यही प्रोडक्ट है ना भाई, वो भी यही हाँ प्रोडक्ट ना है सर, तो इस पर मेरा ऑब्जेक्शन भी था। हाँ, तो यही मैं कहता हूँ कि बेसिकली प्रोडक्ट गलत बन रही है, इसी चीज नतीजे में आधे तीतर, आधे बटेर, आधे क्या, आधे कपड़े, आधे क्या चीज बनती जा रही है, और इसी वजह से हेट क्रिएट हो रही है। देखिए याद रखिएगा, जब डिफरेंट उससे लोग निकलते हैं ना, तो जो ओ लेवल ए लेवल के लोग होते हैं, तो वो जो होते हैं उनके लिए, उनके जहनों में और उनके दिमागों में जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए एक हेट होती है, वो जो सिंपल सादा कपड़े, काले मलेशिया के कपड़े पहनते हुए बच्चे जा रहे हैं, वो उनको अपने आप से कमतर समझते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हेट तभी खत्म होगा, ये हेट तभी खत्म होगा जब हम सब की एक ही किताब होगी, एक ही करिकुलम होगा, और हमारे जो 1947 में जो कमीशन जो हुआ था, उसमें जो बातें तय हुई थी, जो पॉलिसी जो एक किस्म का डिज़ाइन हुई थी, मैं समझता हूँ अगर उसी को लेकर अगर इम्प्लीमेंट हम कर देना तो हमारे सारे मसले सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, सर करिकुलम तमाम प्रोफेसर्स के लिए सेम हो सकता है, तमाम क्योंकि प्रोविंसेस सर के लिए जो geography बेसिक चीज़- करिकुलम होता है वो सेम होता है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, सर मैं आपको सवाल कर रहे हैं जो बहुत आखिर में हमने करने हैं। जो हमारा जो बेसिकली जो करिकुलम होता है वो बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी से डिसाइड होकर आता है। हमने जो चीज़ बनानी है, जो प्रोडक्ट बनानी है, वो हमारी पॉलिसी डिटरमिन करती है कि हमने क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा, अभी एक ही इस पे हम फंसे हुए हैं और आगे हमें चलना है। अच्छा हो सकता है, हो सकता है, करिकुलम ब्रेक करने की चीज़ उसमें हम मामूली सा चेंज करेंगे, जो बेसिक्स होंगी करिकुलर एजुकेशन एनालिसिस में वो थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, लेकिन जो मकसद होगा, एम होगा, वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट के अलावा एक और बंदे की हमें सब जरूरत पड़ती है। पहले दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं तो उसके बारे में हम एक इमेज अपने जहन में बनाते हैं, ठीक है। और अक्सर ये सवालात होते हैं ना, ये अक्सर ये क्विज़ेस वगैरह में और ये एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में
मैं आपसे आपको एक नाम या एक लफ्ज बोलूंगा, आपके जहन में जो पहली चीज आए आपको बताएं, ठीक है ना। तो हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, पहली बार जब देखते हैं तो हमारे जहन में एक परसेप्शन बनती है, वो परसेप्शन हर बंदे की डिफरेंट होती है। उस परसेप्शन के हिसाब से हमारा एक नुक्ता नजर बनता है जिसको हम बिलीव कहते हैं। और वो बिलीव जो होता है वो मिसाल के तौर पे अगर 100 बंदे हैं तो 50-60 बंदों का एक बिलीफ बन जाता है। इस बिलीफ को जो हम जिस पे हम अकीदा रखते हैं, जब हमारा ईमान हो जाता है, उसको हम जो है वो हमारी फिलॉसफी कहते हैं। तो हमें फिलॉसफर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिलॉसफर्स ही बता सकते हैं कि हमारे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अकायद और बिलीफ्स क्या हैं। इनके होते ना होने से हम जो नॉलेज की रियलिटी है उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं इसके लिए, और हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, और उस नॉलेज के हवाले से तमाम सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। तो फिलोसोफर से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी जो है वो रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी को डिपेंड करती है। हम क्यों एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं? जो अल्लाह पे हम एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं उसको डिपेंड करने के लिए जो भी सवालात किसी के ज़हन में आए तो फिलॉसफी उसको डिपेंड कर सकती है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम जब पढ़ाते हैं ना कि अल्लाह मियां जो है वो एक है, वो वाहदा शरीक है, तो वो हमसे क्वेश्चन करता है, वो तमाम क्वेश्चन के जवाब फिलॉसफर से दे सकता है। कंटेंट हम तरतीब देते हैं, उस कंटेंट को उस जगह पे रखने के लिए उसके बैक एंड पे जो उसके जो रिपरकशंस होते हैं, जो उसके सवालात होते हैं, जो कि आखिर इसको इस जगह पे क्यों रखा गया, इसको हम बच्चे को किस तरह बताएंगे, तो फिलॉसफर हमें सही तरीके से उसको डिटरमिन और उसको डिफाइन कर सकते हैं सही तरीके से। तो फिलॉसफर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस काम के लिए, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। और अभी हम सिर्फ पहले एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, समझ आ गया आप लोगों को। और ये एलिमेंट किस चीज़ का है? ये बेसिकली करिकुलम का है। करिकुलम का सबसे जो पहला एलिमेंट है वो है सिचुएशन एनालिसिस। सर फिलोसफर सिचुएशन में इसकी कोई एग्जांपल? ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ। हमारे पास हमने एक कंटेंट में रखा कि हम रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी को बीच में शामिल करते हैं। अब रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी को हम क्यों शामिल करते हैं? उसके अंदर क्या विजडम है, क्या लॉजिक है, उससे बच्चे को क्या सबक मिलेगा, और आया वो उसकी जिंदगी में कोई रिफ्लेक्शन दे सकता है? ये सारे सवाल दे फिलॉसफर है। फिलॉसफर आपके हर स्टेप को चैलेंज करेगा, उसको या तो डिफेंड करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा या उसको अप्रूव करेगा। ये जो है ये पागल लोग हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये एफएससी में होता है मिस्टर चिप्स। कौन सा मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स? हाँ, सर वो तो उसको तो कुछ भी नहीं, मतलब वो इतना अजीब सा था। एफएससी में था, जी एफएससी पता नहीं हमारे ज़माने में नहीं था। था सर ये कब से आया था? ये कब नाज़िल हुआ? पुरानी बात है सर। पुरानी बात है। मैं तो अभी तक चल रहा है, नहीं उसको चेंज आई डोंट नो, मैं तो एफएससी 90 हमारे जमाने में तो वो नहीं सर, नहीं ये सर कब 120 मिस्टर चिप्स पता नहीं मेरी नज़र से नहीं हुआ। अच्छा, तो ये चीजें जो है ये फिलॉसफी इसको चलती। जी सर। सर मेरे ख्याल में करिकुलम के लिए टीचर्स का, हम जिस तरह पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कभी भी टीचर्स टू टीचर्स मीटिंग कभी भी नहीं होती है। जो करिकुलम बनता है वो ये जो पढ़ाना इस तरह है और इतना पढ़ाना है, इसको इस तरह आवाज निकालनी है, इसको यूं एक्टिविटी करनी है, ये प्राइमरी तक, मिडिल तक, इवन इंटर तक एक लकीर के फकीर जो है वो सिलेबस पे चल रहे होते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एफएससी बच्चा करके निकलता है, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं किधर जाऊं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मेरा मुझे बोला चाहिए, मुझे बोला। इसके लिए मैट्रिक तक का सिलेबस वो होना चाहिए कि जो मैट्रिक के बाद जो इंटर के टीचर्स हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं बस यूटी की बीएड का टीचिंग करना शुरू कर दो, उनका अपना एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उनके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि जो 40 बच्चों की मैं क्लास मैट्रिक में ले रहा हूँ, मैं इनको वो लाइन ऑफ एक्शन दूं कि तुम 40 में से 10 का जो माइंड है वो इंजीनियरिंग का है, तुम 10 का जो माइंड है वो फिलॉसफी का है, तुम 10 का जो माइंड है वो ये है, ताकि मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद वो अपनी स्पेशलिटी जो उसके अंदर की इनर स्किल है उसको एक
ऊंचाई तक लेकर जाए। इधर बच्चे के अंदर जो होता है वो थ्योरेटिकल पढ़ने की बहुत जुस्तजू होती है, ख्वाब होते हैं कि इंजीनियर बन जाओ। ये इसके लिए जरूरी है कि मैट्रिक के बाद टीचर्स की एजुकेशन बहुत जरूरी है। बंदा नहीं फारिग हुआ टीचिंग शुरू कर देते हैं। जब मैट्रिक के बाद उसने लाइन दे देंगे तो हर बंदा जो बेहतरीन इंजीनियर होगा, बेहतरीन डॉक्टर होगा, बेहतरीन इस्लामियात का होगा, बेहतरीन फिलोसफर होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आज आप लोग यहाँ पे जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें पहली बार सुनने को मिल रही होंगी, क्योंकि इस तरफ आप लोगों की सोच कभी नहीं गई जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इस तरफ आपकी सोच, हाँ आप लोगों में से कुछ टीचर्स होंगे, तो आप में से कुछ टीचर्स हैं, तो वो जो है वो इन बातों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसलिए समझ रहे होंगे कि दे आर गोइंग थ्रू ऑल दीस फेजेस, उनके साथ इस तरह के मसाइल होते हैं हमेशा। बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस पे यही कहूँगा कि कभी मौका मिले जॉन डेली के बारे में मैं एक लेक्चर आपको दूंगा, तो उस बंदे ने बड़ी प्यारी बातें कही हैं। उसने यही कहा है कि भाई आप लोग जब तक क्लासरूम में बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दोगे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी वो जापान की उसकी, भाई वो उसको एप्पल हैवी के हाथ में बच्चे ने पकड़ा दिया और दे वेंट थ्रू अ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके थ्रू उनके अंदर ये लकीर के फकीर वाला मसला ना हुआ, बल्कि उन्होंने खुद से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं खड़ा होकर आप लोगों को लेक्चर देता जा रहा हूँ, कुछ लोगों को बीच में नींद भी आ जाएगी, कुछ लोग बीच में पता नहीं घर में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे, कोई अपने प्लेग्राउंड में पहुँचा होगा, कोई जो है वो गेम का शौकीन होगा, तो ये हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस का होना, क्लासरूम इंटरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में बात की थी, इसमें मैं एक बात आ रही थी कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो कंटेंट तकलीफ देते हैं उसमें हमें अपने कल्चर का टच देना होता है। तो वो कल्चर का टच देने के लिए मुख्तलिफ जो सबक होते हैं उनका तज्जिया किया जाता है कि इसमें कौन से असबाब को हम रख सकते हैं और उसको हम क्यों रखें, उससे आखिर क्या हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, बच्चे को आखिर जो है वो सीखने को क्या चीज़ मिलेगी और वो आगे क्या लेके चलेगा, उसका सेट ऑफ माइंड कैसे बनेगा। तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो यही है कि वो हम खुद जो है स्टूडेंट्स को लेथार्जिक बना देते हैं, आदि कर देते हैं कि आपको नोट्स मिल जाए। इसीलिए हमारे पास यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चे यही आते हैं, उनके पेरेंट्स का, उनके बड़ों का यही रोना होता है टेक्स्ट बुक है, कुछ चीज़ को नोट्स को आप पहले जो स्कूल्स गए उनको नोट्स मिल जाए। तो मैं इस चीज़ के साथ खिलाफ, आपका टीचर आपका नोट्स है, जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये बातें आप लिखें, आपको ठीक आपको मिलेगी। मैं खुद इसी तरह किया है, मैं लेकिन एक बात है कि मैंने सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रखा, मैंने जो अपनी क्लास में टॉप्स किए हैं वो मैंने इसी तरह किए कि मैं एक बुक तक नहीं था, मैं लाइब्रेरी कंसल्ट करता, एक बुक वहाँ से उठाता, इंटरनेट चेक करता, गूगल देखता, इधर उधर से करके मैं उस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया, मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया। तो आप लोग भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे मैं इसलिए हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो कंटेंट डेवलप करना होता है कल्चर वगैरह को देखकर, तो मतलब साइकोलॉजिस्ट को और फिलोसोफर का होना जरूरी है। सब आपस में मिलकर तो रनिंग मतलब करते जब हैं, एक टेक्स्ट बुक बंदा डिजाइन जिसमें नहीं होगा तो सर, जब टेक्स्ट बुक डिजाइन करना सर, तो टेक्स्ट बुक डिजाइन करना बहुत तो कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट से मुराद ये है, यहाँ पे हम सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम करिकुलम में क्या रखेंगे, ये फाइनल वर्ड नहीं है। इसमें हम जो है देखिए मैंने आपको पहले दिन बताया था, सर जब हम कोई टेक्स्ट बुक भी डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे भी फिर साइकोलॉजिस्ट का तो होना जरूरी है, क्योंकि हम किस ग्रेड को पढ़ा रहे हैं तो उनको जो मेंटल लेवल है वो तो साइकोलॉजिस्ट को भी पता है। मैंने आपको पहले दिन ये चीज पढ़ाई थी, आपकी गोल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। गोल्स जो होते हैं वो ऐसी बातें होती हैं कि हमने एक ऐसा इंसान बनाना है जो कि हुब्बुल वतन हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हो और अपने माशरे में एक करामत फर्द के तौर पे अपनी ज़िंदगी अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सके। ठीक है, ये जो है ये वो चीज़ है जो डिटरमिन नहीं करती कि मतलब ये बंदा कैसे बनेगा, इसके लिए कौन से मेथड्स होंगे, कौन से तरीके होंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो एम करता है। एम गोल बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। तो जो करिकुलम है ये बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसमें हम एग्जैक्टली एक सबक के ऊपर उंगली रख के नहीं कहते कि ये सबक हम पढ़ाएंगे, ठीक है।
इसमें हम जनरल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस, हम इसके लिए गाइडलाइंस की तरतीब देते हैं। उसमें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि मतलब ये जिसका कोई फाइनल वर्ड नहीं होता। सिचुएशन जब हम एनालाइज करते हैं एग्जैक्टली हम कंटेंट को या मेथड को सेलेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली उसके ऊपर उंगली रख काम नहीं कहते कि ये हमने जो है सपोज व्हाटएवर सब्जेक्ट इज दैट ये हमने हम फाफे जहां जो है वो हमने पढ़ानी है, नहीं, हम गाइडलाइंस तरतीब देते हैं। उन गाइडलाइंस को तरतीब देने के बाद हम सिलेबस का डिजाइन बहुत बाद में आके आता है। जब सिलेबस बन जाता है उसके बाद टेक्स्ट बुक की बात आती है, टेक्स्ट बुक बहुत बाद में आती है। ये हम जनरल गाइडलाइंस सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर रिक्रूट होते हैं अभी? आजकल मुझे नहीं पता, मुझे पॉलिसीज का पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए इन लोगों का होना बहुत जरूरी है। और इसमें एक और बंदा मैं भूल गया हूँ, उसके लिए जो है वो भी होना जरूरी है। ये पॉलिसी मेकर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ, क्योंकि पॉलिसी के अंडर रहकर करिकुलम बनाया जाता है। जो पॉलिसी होती है ना, ये मेन चीज होती है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही बनती रहती है, और पॉलिसी जो है ये करिकुलम से भी बहुत ब्रॉड चीज है, बहुत ब्रॉड चीज है। करिकुलम के ऊपर पॉलिसी है, पॉलिसी के अंडर रहकर हमें चलना है। तो ये सारी सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास पॉलिसी मेकर नहीं होगा तो हम तो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिसी मेकर के पास, और पॉलिसी मेकर्स में जो है हमारे पास जो है ये जो है सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन और ये लोग भी आ जाते हैं। दोज पीपल कैन टेक द इनिशिएटिव, टेक द डिसीजन। ब्यूरोक्रेसी हमारे पास आ जाती है, हमारा मुल्क बेसिकली ज्यादा ब्यूरोक्रेसी चल रही है, तो उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं आखिर में कहीं नहीं जाना। ये तो पॉलिसी के अंदर ये चीज आती नहीं, हमने पढ़ाई नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, उसके पॉलिसी मेकर्स का होना भी यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, यहाँ तक आपके ज़हन में कोई सवाल है मुझे बताइए, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। मैं हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, मेरा मेथड समझ में ना आ रहा हो, या कोई ऐसी चीज हो आपके ज़हन में हो, आप मुझे एनी टाइम आप मुझे कह सकते हैं। इसको बता दूं? जी सर। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने के लिए टाइम कम है, और हम आज ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। सर प्रोडक्ट मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो हाँ, प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स। Formulation of objectives. जिस मंजिल मकसूद तक हम पहुंचना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने सफर जाना है, मैं कैसे जाऊँ, क्या तरीका कार होगा? सर ये सेकंड एलिमेंट है। यहाँ से मैंने सफर जाना है, मैं कैसे जाऊँ? बस इधर ही जा सकते हैं। कौन सी बस जाएगी यहाँ से? सफर पे रुकेगी कि नहीं? कितनी देर में पहुँचाएगी? 15-20 मिनट में रश तो नहीं होगी उसमें? कितने पैसे लेगी? ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये इररिलेवेंट नहीं है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। हमने किस तरह जाना है, किस सिमत में जाना है, हमारी सिमत का तयन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। ये हमें लाइन ऑफ डायरेक्शंस देते हैं, ये हमें टू डू स्टेप्स बताते हैं, ठीक है? क्या एक क्वेश्चन हाउ का जवाब मिले या हाउ टू डू? हाँ, तो बेसिकली मैंने आपसे जो पहली बातें कही है ना, वो हवाई थी, वो बहुत ब्रॉड थी। ये आपकी उसका तयन कर देता है, ये उसको ट्रांसलेट सिचुएशन एनालाइज करने के बाद उसको सही तयन कर देता है। हमने बेसिकली अचीव क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स हमें वो बताते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट
और इसके दरमियान में जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट तफसील बताता है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वेयर टू स्टैंड, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्लानिंग का पोर्शन भी होगा। हमें सबसे जो फोरमोस्ट चीज में चाहिए कि हमारी वीकनेसेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। हम एक चीज पढ़ाना चाहते हैं, एक कंटेंट को शामिल करना चाहते हैं, है हमारे पास टीचर के पास वो स्किल्स है, क्या वो उसको पढ़ा सकता है, तो जो मेथड हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं क्या वो क्वालिफाई करता है उस मेथड को, पढ़ा हुआ है उसने वो मेथड किस तरह होता है, क्या उसका अपना लेवल ऑफ एजुकेशन है, तो हमारी स्ट्रेंथ्स क्या, वीकनेसेस क्या है, क्या हमारे पास क्लासरूम में ये सब कुछ पढ़ाने के लिए हमारे पास एड्स वगैरह या कोई टीचिंग एड्स या वो एनवायरनमेंट है कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पे हम कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के जरिए चीज पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, क्या क्लासरूम में इतनी स्पेस है, क्लासरूम में बच्चों की तादाद क्या है, हमारे पास ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे ज़हन में ये बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें हमारे पास नहीं होंगी, हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बना देंगे जिसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को बनाने का कोई फायदा क्या है। तो ये चीजें सारी बातें हमारे ज़हन में चाहिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमारे पास क्या मौजूद है, क्या है, और फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन में जो जो स्टेप्स आएंगे वो भी हमारे ज़हन में होंगे। जैसे मैं आपसे शुरू में क्वेश्चन करके पूछ लेगा मैंने सदर कैसे जाना है, वहां पर बस तो किराया क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए। जबकि अगर हम एक एग्जांपल लें तो इस तरह के देखते हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी वो एक सिचुएशन चेंज हो गई, तो उसके लिए करिकुलम थोड़ा चेंज कर दिया गया था। वो बाकी सब्जेक्ट सब कुछ सेम ही था, लेकिन जो हमारे टीचर्स थे उनको ऑनलाइन सेटअप का नहीं पता था। पहले उनकी आईटी जो स्पेशलिस्ट थे उनके साथ उनकी क्लासेस बिल्कुल वन वीक करवाई, फिर उसके बाद वो कहीं काबिल बने, उसमें भी उनको मुश्किलात थी, लेकिन उसके बाद वो इतने काबिल बने कि वो ऑनलाइन क्लासेस एटलीस्ट ले सकें। तो क्या ये उस सिनेरियो में हम इसको ले सकते हैं? देखें याद रखिएगा करिकुलम जो होता है ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक इन सेंस ये फाइनल वर्ड नहीं है, करिकुलम बन गया कुरान का हर्फ नहीं है, इसमें ज़ेर ज़बर पेश हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते हैं और इसका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें इसको पहले फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद दोबारा इसके फिर दोबारा से 5 एलिमेंट्स दोबारा चलते हैं जिसमें सिचुएशन एनालिसिस होती है, इसमें क्या फॉर्मुलेशन आता है, फिर सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद दोबारा रीफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है, फिर उसके बाद कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो है दोबारा से होता है और फिर आखिर में इंप्लीमेंटेशन आती है, इंप्लीमेंटेशन के बाद फिर उसको किया जाता है। और चूंकि फॉर्चूनेटली अनफॉर्चूनेटली हमारी तो पॉलिसी बदलती रहती है, हमारा तो बदलता है कि नहीं बदलता, एजुकेशन पॉलिसी बदलती है, तो जब बदल जाती है तो भाई फिर तो सारा वाले वालों को गया दस तनाव दोबारा से। तो एक जगह पे मैं एक ऑफिस में वहाँ पे मैं गया यूनिवर्सिटी में, नाम जगह कहीं देखा तो टाइलें तोड़ रहे थे, कोई प्यारी टाइलें, मैंने कि क्यों तोड़ रहे हो, कहते यार वो फंड आ गया वो कहाँ पे लगाएंगे, वो टाइलें लगाते हैं तो क्या करते हैं इसको तोड़ेंगे उसकी जगह टाइलें लगाएंगे, तो ये वाला चक्कर है, यहाँ पे टाइलें तोड़ तोड़ के दूसरी टाइलें लगाते रहते हैं। तो जो नया डायरेक्टर आता है या चेयरमैन आता है यार बस सोफे में फर्क नहीं शुरू या ठीक ठाक जो नहीं यार क्या है बना रखा है, तो ये वाली सिचुएशन होती है हमारे यहाँ पे करिकुलम जो है डायनामिक है, चेंज आते रहते ने एक दीवार बनवाई और फिर हैं। तोड़वा दी एग्जैक्टली, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास जो है वो यही सोसाइटी कल्चर है। सोसाइटी कल्चर रिलीजन वही बातें हैं, इनको मद्देनजर रखना होता है। फिर हमारे पास जो है नॉलेज का लेवल क्या है, कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास नॉलेज का लेवल क्या है।
ऐसा हम ऑब्जेक्टिव ना बना दें कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो उस नॉलेज के लेवल का हो ही ना, वो फिर अचीव ना कर सके, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाए उस सिचुएशन में। और जो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मद्देनजर रखा जाता है इस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हुए, वो है लर्नर और लर्निंग प्रोसेस। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, तो वही बात आ जाती है कि इसमें कंटेंट की जरूरत नहीं है। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस ये जो है बड़ी मतलब जरूरी चीज है कि ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हुए लर्नर और लर्निंग प्रोसेस का जो है ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करिकुलम डेवलपमेंट करने से पहले नॉलेज लेवल का पता होना चाहिए। वो तो सिचुएशन को एनालाइज करते हो किया जाता है, लेकिन जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं तो उस टाइम पे भी इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन टेस्ट और अप्रोच कोई टेस्ट देखें प्री टेस्ट मैं अब इस बात की तरफ आता हूँ, ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये बातें हमारे पास कहाँ से आती हैं, ये सारी बातें जो है रिसर्च के थ्रू हमें पता चलती हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हुए रिसर्च जो है, रिसर्च फाइंडिंग्स को कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि रिसर्च फाइंडिंग्स को कंसल्ट किए बगैर हमें कोई इल्हाम या कोई वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो रिसर्च फाइंडिंग्स हमें पता चलती हैं। सर ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट प्रोफेसर रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं वो यही होता है। क्या बेसिकली यही चीजें होती हैं। देखें आप लोग एमफिल में मास्टर्स में और इन जगहों पे जो आप रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं तो इन रिसर्चेस को भी मतलब इनसे भी इनपुट ली जाती है, और इसके अलावा स्पेशली जब करिकुलम डिजाइन किया जाता है तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं खास किस्म के, जिसमें हम यही डेटा इकट्ठा करते हैं, एग्जैक्टली यही डेटा इकट्ठा किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम। तो रिसर्च फाइंडिंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मतलब रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है इस टाइम, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। एक बच्चा है मिसाल के तौर पे आपकी क्लासरूम में जो लोग टीच करते हैं, एक बच्चा है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम था उसका, रोजाना वो क्लासरूम में शीशा तोड़ देता था, उसको मारा गया, उसको बहुत कुछ किया गया, उसके साथ उसको पनिशमेंट हर किस्म की दी गई, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की गई, उसको सब कुछ दिया गया, वो बच्चे का बिहेवियर ठीक ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक चीज बहुत ही क्रॉनिक हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है काउंसलिंग करते हैं बच्चे, क्योंकि उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई मसला पेश आ रहा है ना, तो उस सिचुएशन में वो एक स्पेशलाइज्ड बंदा करता है। काउंसलर जो होता है वो एक ट्रेंड बंदा होता है, वो आम बंदा नहीं होता। टीचर भी अगर उसने काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी हो तो वो कर सकता है। जब उसकी काउंसलिंग की गई, उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया मुख्तलिफ बातें जो सामने आई, प्रोफेशनल काउंसलर को बुलाया गया, उससे किया गया, तो पता चला कि भाई बच्चा यहाँ से स्कूल से फारिग होने के बाद बाप की दुकान पे जाता है, उसके साथ कपड़ा बेचता है, फिर उसके बाद रात थक हार के जब घर जाता है तो वो क्लासरूम का कोई टेस्ट याद नहीं कर सकता, कोई भी घर का काम नहीं कर सकता, और रोजाना उसकी वजह से उसको मार पड़ती है, और ये चीज़ उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बन गई। कोई बच्चा जो सादा सा बच्चा है जो कि वो मतलब ये है कि उसकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शीशा नहीं था, वो शीशे तोड़ना उसको जो है उसकी वो जो है वो इंटरनल के खासे होता था। बस मैंने देखा है बाद बच्चे बहुत वायलेंट होते हैं, वो कोई स्टिक लेकर ऐसी दीवार पे मार रहे होते हैं, वो ये क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जीज को आउटलेट उनको रिलीज आता है इस चीज से। सर तो क्या हमें उनको करने देना चाहिए। नहीं, काउंसलिंग पहले पता लगाएं। मैं ये रिसर्च फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ कि रिसर्च करने से हमें फाइंडिंग्स मिली जिससे हमें पता चला कि उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह करिकुलम को जब ऑब्जेक्टिव्स हम डिजाइन करते हैं तो बाकायदा इसके लिए कभी-कभी छोटे-छोटे मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फंडेड जारी किए जाते हैं। उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये होता है, कभी-कभी किसी न किसी एनजीओ को हायर कर दिया जाता है। अब ऐसी एनजीओ भी ना हायर करने के वो आए और उन्हें लेके सारा वो टीचर इंडक्शन प्रोग्राम का लेके बड़ा तो वो एनजीओस के हिडन एजेंडाज होते हैं, अपने अपने
तो होते हैं वो ऐसे ही फ्री में तो ये काम करते हैं, लेकिन वो फ्री में काम इसलिए कर रहे होते हैं उनके पीछे उनके पोशीदा मकासद होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये थ्रू रिसर्च फाइंडिंग्स होता है। और इसमें भी वही हजरात जो मैंने आपको शुरू में यहाँ पर दिखाए थे, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इन रिसर्च फाइंडिंग्स को सेट करके ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन जब की जाती है तो ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट था, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इसको हम दूसरा स्टेप भी कह सकते हैं डिजाइन में करिकुलम, डिजाइन करिकुलम को डिजाइन करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। 10-15 स्टेप कितनी देर, कितने स्टेप्स कर सकते हैं? अभी तो वो कहते हैं ना अपने बाप को 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई, अभी तक जारी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बेगम भी तैयार है और मैं आपको सारे भाई जानता हूँ, इसलिए तो हमने आज थोड़ा पढ़ा है मौलाना। अच्छा, अगला एक स्टेप है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये इन इटसेल्फ एक तीसरा है, सब्जेक्ट मैटर। सुबह से कौन कौन सी क्लासें हुई हैं? सर रिसर्च के बाद इस्लामियात, अच्छा, और उसके बाद मुसलमान हो गए। हाँ वो तो है, ऐसे ही मैं बात करूँ। सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट, हाँ, कंटेंट्स ऑफ स्टडी। हम अपने करिकुलम में क्या पढ़ाएंगे, क्या सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कि हमने वो इसको जो है कंटेंट को हमने देखा, और इसमें भी जो है हम कंटेंट को देखते हैं। ये जो है कंटेंट जो है हमारा बहुत जरूरी है। करा दे सर, बारिश तो वैसे भी नहीं जा सकती। हाँ देखो हम आज इतना बरस की वजह से, अच्छा ये पुराने ये जो पाकिस्तानी गाने में साइंटिस्ट की हो जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर कंटेंट जो है हमारा, इसमें दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट बताई मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा कल्चर क्या डिफाइन कर रहा है, कल्चर सोसाइटी क्या है। सोसाइटी में फिर एक और बात आ जाती है, सोसाइटी की नीड्स क्या है, नीड्स एंड डिमांड्स। सोसाइटी की नीड्स एंड डिमांड क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि हमने कंटेंट सेलेक्ट करना है तो हमने अपने कल्चर को खामखा देखना है। जैसे वो मिस्टर चिप्स की जो आप बात कर रही हैं, तो वो आखिर रखा हुआ है, आज कल्चर क्या है। अच्छा, हमारे पास जो एक और बड़ी अजीब सी बात आपको मैं जा रहा हूँ, टाइप ऑफ करिकुलम क्या है। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ करिकुलम में सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम हमारे पास है, जिसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से करिकुलम को डिजाइन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम केमिस्ट्री का करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास कंटेंट क्या होगा, केमिस्ट्री होगी, जाहिर बात है, बायोलॉजी तो हो नहीं सकती। तो इसके टाइप ऑफ करिकुलम। अच्छा, टीचर सेंटर्ड करिकुलम में कंटेंट डिफरेंट होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में कंटेंट हमारे पास उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। फिर इसी तरह जब हम सब्जेक्ट मैटर डिजाइन करेंगे तो फिर साथ ही सब्जेक्ट मैटर के हमारे पास जो अगली बात आ जाती है वो इसका मेथड भी है, क्योंकि हर कंटेंट हर मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। ये मैंने आपको पहले ही बताया। नज़म को हम रिदम्स एंड राइम्स के साथ पढ़ाते हैं, अगर हम रिदम्स एंड राइम्स के साथ नज़म को ना पढ़ाएं तो बच्चों के लिए वो बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और
सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट को डिटरमिन करने के लिए भी हमारे पास लेवल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, हम किस ग्रेड के लिए, किस लेवल के लिए ये करिकुलम बना रहे हैं। तो ये इसका जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास ये ना हो तो फिर हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, मेथड्स ऑफ टीचिंग में एक और बहुत चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हाँ सॉरी ये सेकंड सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट में कि हमारे पास जो इसकी वो होती है क्या कहते हैं उसको, हमारे पास अगर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ना हो, एक्टिविटी बेस्ड ना हो, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है हमारा एक्टिविटी बेस्ड ना हो, तो उसके ज़रिए बच्चे जो है वो उनके सीखने का अमल जो होता है वो सुस्त भी होता है और वो फ्रूटफुल भी होता है, उसको हमेशा याद नहीं रख पाते। आपको एक चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ जो मैं समझता हूँ वो इस करिकुलम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। तो ये है इस सारी चीज़ों को छोड़ हम जो सीख लेते हैं, जो कुछ हम सीख लेते हैं, अगर हमने जो कुछ सीखा उसको क्या हमने नंबर 1 क्या वो हमारी नॉलेज का हिस्सा बना, हमने जो सीखा क्या वो हमारी नॉलेज का हिस्सा बना, क्या हम उसको समझे। बच्चा जब कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जाता है तो वो पहले नाजरा पढ़ता है, तो क्या वो पढ़ सकता है, क्या वो समझ गया वो क्या पढ़ रहा है, क्या उसकी नॉलेज का हिस्सा बना है कि। दूसरी चीज जो है वो क्या वो उसको क्या वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान 1947 को बना, नॉलेज ठीक हो गया, कॉम्प्रिहेंड बच्चे ने नारा पढ़ लिया, अब उसने उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, अब वो समझता है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लर्निंग के हिसाब से नाम के बाद भी आपको समझ जाएगा, एजुकेशन का सारा जादू आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा स्टेप जो है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उसने जो आयत पढ़ी वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, बंदों के साथ अच्छी और मीठी बात करो, अब वो बंदों के साथ अच्छी और मीठी बात करता है, नॉलेज जो सीखा, नॉलेज को पढ़ सकता है, उसको समझ आ गया, अब वो जो कुछ समझ आ गया उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है, अमल किया उसके ऊपर, ठीक है। कौन सा बेहतर है, एप्लीकेशन वाला बेहतर है, इससे भी बेहतर है कोई एनालिसिस, एनालिसिस समझता है, एनालिसिस किस चीज को कहते हैं, ऑपरेशन डेफिनेशन, एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, एनालाइज करना किसी चीज क्या का करना है, एनालाइज कैसे करना है, नेगेटिव और जो पॉजिटिव रिजल्ट है, आउटकम्स वगैरह इफेक्ट वगैरह सब चीजों को ये तो इवैल्यूएशन है, एनालिसिस सोचना उस चीज पे, ठीक है। जो अमल किया वो सही था कि गलत था, देखना और गौर करना। ये पूरी चीज है, इसको मैं टुकड़ों में चेंज कर सकूं, इसका तज्जिया कर सकूं, और तज्जिया करने के लिए मेरे पास इतना इल्म होना चाहिए
कि मैं इसको ब्रेक डाउन करके इसके एक एक हिस्से को समझ सकूं, कॉन्सेप्चुअली इसको मैं वो कर सकूं, ये इससे भी हायर चली जाती है बात। ये जो उलमा फतावे देते हैं, फितवा देते हैं, तो वो न सिर्फ कुरान को अप्लाई कर रहे होते हैं, कुरान को समझते हैं, बल्कि कुरान के उसके बारीक बारीक पहलुओं को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म की जरूरत होती है। एनालाइज करना, मुख्तलिफ जावियों से उसको देखना, उसको ये सब कुछ करने के बाद अब इससे भी एक हायर ग्रेड आ जाता है कि तमाम आयात को मद्देनजर रखते हुए वो फितवा दे सकते हैं। सिंथेसिस, इधर से कुरान की आयत ली, इधर से भी ये हदीस ली, ये चीज ली, आप उसको ज़हन में रखते हुए वो एक डिसीजन ले रहा है, एक फितवा लेने जा रहा है, तो ये सिंथेसिस है। ये इन सबसे हायर ग्रेड है, सबसे हायर स्टेज है। और एक इससे भी फिर हायर स्टेज है, हो सकता है कि इससे भी एक हायर स्टेज है। सिंथेसिस क्या बताया सर? सिंथेसिस कि उसने कुरान की एक आयत ली, उन छोटे छोटे फ्रैक्शंस को जमा किया, उन फ्रैक्शंस की बुनियाद के ऊपर उसने फैसला किया, डिसीजन किया, उसने फितवा दिया, ये सिंथेसिस है। और फिर इससे भी एक हायर चीज है, उसको कहते हैं खत्म है मसला। क्योंकि इवैल्यूएट वही कर सकता है जो उसका एनालिसिस कर सके, उसको सिंथेसाइज कर सके, फिर उस नतीजे पे पहुंचे कि जो फैसला किया, जो फैसला किया या गलत है। इवैल्यूएशन करने वाला जो है, इवैल्यूएशन के लिए बहुत हायर ग्रेड में जाना चाहिए। अब आपको ये सारी बातें समझ आ रही है, इसमें कोई सवाल हो तो सर ये जो आपने रिसर्च में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव में टू इवैल्यूएट, वो लिखने के लिए उसका ये मतलब नहीं है। ये मैं आपको लर्निंग के हवाले से कह रहा हूँ, मैं आपको लर्निंग के हवाले से उस लिहाज से तो हम बहुत तो इवैल्यूएट हम करते हैं इन्हीं सारी चीजों को एनालिसिस सिंथेसिस करके और किसी नतीजे पे पहुंचे, बात वही है, लेकिन वहां पे एक और चीज है, वहां पे मकसद दूसरा हो जाता है। सर ये सारे स्टेप्स किस लिए, मतलब अगर हम कोई टीच कर ये रहे हैं तो पहले लर्निंग नॉलेज के हवाले से सर, तो अगर कोई साइंस का टॉपिक हो तो वो एप्लीकेशन वो कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई तो मैं बताता हूँ, खैर सफर करने ना, अभी जरा मैं आपको इसके ऊपर एक और बात बता दूं। यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हमारे सिस्टम में जो याद रखिएगा, education, any education system is as good as its system of evaluation and examination. किसी भी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसका एजुकेशन सिस्टम है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जनाब 10वीं तक बच्चे को आखिरी किताब में से जो है वो कहते हैं कि सारी किताब में से 10 सवाल आएंगे, तो बड़ा आराम से 10 सवाल 10 चैप्टर से आते हैं, 5 चैप्टर याद करें हम सारा एग्जाम 6 नंबर से पास करेंगे। तो ये तो एजुकेशन सिस्टम। तो अभी जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, इसमें हर चैप्टर से एक सवाल आएगा, 2 चैप्टर पढ़ाएंगे तो आना पड़ेगा, फिर आगे 3-4 चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपका जो है आसानी होगी, 10 सवाल का सामने काम हो जाएगा। एक चैप्टर के एक बिजनेस की एक चीज भी तो ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इस तरह से लेकिन बात आ रही है इसके प्रमोशन का जो सिस्टम है वो किसी की खोज पे नहीं आना तो उसको कोई सिस्टम में खोज ही नहीं आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक कर देता है या ये चेक कर देता है, इससे आगे नहीं जाता है। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान कब बना? 1947। इससे आगे जा ही नहीं, इस पे आ ही नहीं। एनालिसिस सिंथेसिस के क्वेश्चन हमारे अपने ये बीएड 1.5 में एनालिसिस और सिंथेसिस के टाइप के क्वेश्चन और इवैल्यूएशन के टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर को दिमाग खर्च करना पड़ता है, जो वो खर्च नहीं करता है। लास्ट टाइम मैंने एक पेपर बनाया था, एग्जामिनेशन वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। भाई इसका जवाब कौन देगा? टीचर ने इस तरह पढ़ाया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं, मैंने कहा सॉरी इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, आप दे दीजिए। अब मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूं,
मेरा सर तो बनाना फ्लॉ था कहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग फ्लॉ में? टीचिंग मेथड पे है। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह पढ़ाना चाहिए। एक एक चीज़ ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं है नहीं आके बस खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको 2-3 घंटे में पढ़ा है, मैंने अपना दिमाग खराब किया है, तो फिर जाके मैं इधर खड़ा हो गया आप लोगों को इतना डेप्थ में जाके एक चीज़ में बता रहा हूँ, तो इतना कोई नहीं करता, ऐसा तो कोई करता नहीं। तो फिर वो इस तरह के क्वेश्चन अगर करेंगे तो फिर समझ समझ नहीं आएगी। अब आपसे मैं अगर इस तरह का क्वेश्चन किया तो मैंने यहाँ पर अपने दिल थकाया है यहाँ पे खड़ा होकर मैंने आपको समझाया है। और जो वो होता है ना कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना तो आपको तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में आसानी है। ये बड़ी बेस है, बड़ी बुनियादी चीज़ है, बस इससे आगे नहीं जाते नहीं समझ, ठीक है ना। अभी जो हमारे पास था सब्जेक्ट मैटर की हमने जो बात की थी, इसके बाद जो करिकुलम में जो मेन चीज़ आती है वो जो दो चीज़ें रह जाती हैं, वो मेथड ऑफ टीचिंग है और हमारे पास है इवैल्यूएशन। ये दो एलिमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। आपको जो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे इसमें तकरीबन हमने सारा कुछ कर लिया है। अब ये जो लास्ट इसका टॉपिक है ना, हैव क्लैरिटी अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एट सेकेंडरी लेवल, इसको थोड़ा सा मैं किसी बुक वगैरह से देख के एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ऊपर की जो सारी चीजें थी वो कांसेप्चुअल थी, जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसकी बुनियाद पे आप इस सारा चीजों का जवाब दे सकते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ करिकुलम फाउंडेशंस को हमने पढ़ा है तो वो क्या है। चलिए आप लोग जो नए आए हैं उनको मैं थोड़ा सा इसकी रिवीजन भी करवा दूंगा। इस यूनिट को कंप्लीट करने से पहले जो है ना हम कर लेंगे डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, द नेचर ऑफ करिकुलम, हो गई कैरेक्टराइजेशन ऑफ करिकुलम, अच्छा करिकुलम एज अ कल्चर कंस्ट्रक्ट, हाँ इसको थोड़ा सा करेंगे। टीचर करिकुलम डिसीजन मेकिंग क्या है ये सब करिकुलम, ठीक चलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जवाब में मुलाकात होती है और मेरी दुआ है कि दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह ताला आपको दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दो सिस्टर थी तुम थी और मैं थी। हाँ वो दोनों आप और आप अब दोनों में मैथ्स पढ़ा है नहीं ये स्टैंडर्ड में है। अच्छा आपकी मैथ्स है, अच्छा सब बैठने में पता नहीं चलेगा। साथ में बुक्स से कुछ और मैं कोई से कहते हैं कि वीडियो में भी सेंड करें क्योंकि ये सबको उन्हें वो सेंड करते हैं ये जो नहीं आया, हाँ जो नहीं उनको भी नहीं सेंड करते, मेरी अपनी दोस्त से वो भी है तो वो कहती है नहीं आया, ये चाहिए रिकॉर्डिंग का। ये रिकॉर्डिंग असल में ये लिंक शेयर करते हैं, बस इसको रोक देते हैं ना, रोक दो।